उदासीनता वक्र विश्लेषण से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना था कि उदासीनता वक्र के क्या उपयोग है। उसमें हमने पहले वीडियो में चर्चा की थी कि किस प्रकार से दो व्यक्तियों के मध्य विनिमय समस्या के समाधान में उदासीनता वक्र उपयोगी हो सकते हैं। इसके अलावा एक और वीडियो में हमने यह भी देखा था कि आय व आराम का निर्धारण करने में भी उदासीनता वक्रों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही जो राशनिंग की समस्या है उसका समाधान भी उदासीनता वक्रों के माध्यम से किया जाता है। उसी क्रम में आज के वीडियो में हम उदासीनता वक्र के कुछ और उपयोग देखेंगे। तो पहले उपयोग के रूप में हम आज चर्चा करते हैं सरकार को जो कर लगाया जाता है। दो प्रकार के कर होते हैं, प्रत्यक्ष कर होता है और परोक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो उस व्यक्ति पर लगाया जाता है, उसी को ही चुकाना होता है, जैसे संपत्ति कर है, आय कर है। जबकि अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसमें जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है कर का वह भुगतान स्वयं नहीं करता है बल्कि वह कर का भुगतान किसी और पर टाल देता है, उसे परोक्ष कर की संज्ञा दी जाती है। तो तटस्थ वक्र के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि प्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर में कौन सा कर लगाया जाना उपभोक्ता की दृष्टि से अच्छा रहता है और सरकार की दृष्टि से भी अच्छा रहता है। तो देखिए, स्टार्टिंग हम देखते हैं। मान लीजिए उपभोक्ता की बजट रेखा पहले ए बी है। ए बी बजट रेखा है। इस ए बी बजट रेखा पर यहां एक्स वस्तु है और ये उपभोक्ता की आय। ए बी बजट रेखा के मान लीजिए आईसी 3 वक्र के आर बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में होता है। अब एक्स वस्तु पर जब सरकार कर लगाती है, प्रति इकाई कर लगाती है, तो एक्स वस्तु महंगी हो जाती है और इसकी बजट रेखा ए बी डैश हो जाती है। और नई परिस्थिति में ये IC1 वक्र के सपोज कीजिए पी बिंदु पर संतुलन में होता है। तो पहली उपभोक्ता की बजट रेखा ए बी होती है। इस ए बी बजट रेखा के IC3 वक्र पर उपभोक्ता आर बिंदु पर संतुलन में होता है। अब यदि सरकार के द्वारा प्रति इकाई कर लगा दिया जाता है तो वस्तु महंगी हो जाती है और एक्स वस्तु पहले उपभोक्ता अपनी आय से एक ओ बी खरीद रहा था। अब एक्स वस्तु जो खरीदता है वो पहले की तुलना में कम खरीदता है, वो B1 ही खरीद पाता है और नई परिस्थिति में उपभोक्ता पी बिंदु पर संतुलन में होता है और ये IC3 से IC1 वक्र पर आ जाता है। अर्थात उपभोक्ता की संतुष्टि घट जाती है क्योंकि जितना उदासीनता वक्र नीचा होगा वो कम संतुष्टि को बताएगा और ऊंचा उदासीनता वक्र अधिक संतुष्टि को बताता है। अब सपोज कीजिए, अगर जो सरकार के द्वारा कर लगाया गया वो अप्रत्यक्ष कर की जगह प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है और प्रत्यक्ष कर लगाते हैं तो उपभोक्ता की आय घट जाती है और आय जो रेखा होती है वो ए बी की जगह ए डबल डैश बी डबल डैश इसकी नई बजट रेखा हो जाती है। और नई परिस्थिति में उपभोक्ता IC2 वक्र पर मान लीजिए क्यू बिंदु पर संतुलन में होता है। तो यहां देखिए, जब सरकार के द्वारा परोक्ष कर लगाया जाता है तो उपभोक्ता की संतुष्टि नीचे चली जाती है, वह IC3 वक्र से बिल्कुल नीचे IC1 वक्र पर चला जाता है। पर जितना कर सरकार के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में लिया गया उतना ही कर सरकार के द्वारा यदि प्रत्यक्ष कर के रूप में वसूल कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में ये देखिए, हमने जितना कर लगा था वो कर के रूप में सरकार ने ए डबल डैश बी डबल डैश के रूप में सरकार ने कर वसूल कर लिया। प्रत्यक्ष कर जितना की कर सरकार ने लगाया, जितना परोक्ष कर लिया उतना का उतना ही अगर प्रत्यक्ष कर ले लेती है तो नई परिस्थिति में जो इसकी बजट रेखा हो जाती है वो ए डबल डैश बी डबल डैश हो जाती है और नई परिस्थिति में उपभोक्ता IC2 वक्र के क्यू बिंदु पर संतुलन में होता है, जो बताता है कि प्रत्यक्ष कर परोक्ष कर की तुलना में अच्छे होते हैं और ये उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को बजाय प्रत्यक्ष करके परोक्ष करके सरकार को ज्यादा क्या लेने चाहिए? प्रत्यक्ष कर लेने चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं कि सरकार को कीमत अनुदान देना चाहिए या नगद अनुदान देना चाहिए, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। कीमत अनुदान बनाम नकद अनुदान, इसका भी हम चर्चा करेंगे। सरकार के द्वारा जो अनुदान दिए जाते हैं वो अनुदान एक तो वस्तु की कीमत के रूप में दिए जाए कि जो चीज अब बाजार में 10 रुपए की मिल रही है, सरकार 2 रुपए का अनुदान देती है तो वो बाजार में 8 रुपए की मिलने लग जाती है। ये जो अनुदान हुआ वो कीमत अनुदान हुआ। यदि सरकार को पता है कि ये जो वस्तु 10 रुपए की मिल रही है उपभोक्ता के द्वारा साल में 12 ली जाती है तो सीधे वो 24 रुपए उसके डायरेक्ट खाते में डाल दे, उस प्रकार के अनुदान को नगद अनुदान कहा जाता है। तो हमको यहाँ चर्चा ये करनी है कि सरकार नगद अनुदान देती है वो ज्यादा अच्छा रहता है या कीमत अनुदान देती है वो ज्यादा अच्छा रहता है, उसकी हम आपस में चर्चा करेंगे कि देखिए क्या स्थिति होती है सरकार के लिए। तो यहां देखिए, स्टार्टिंग में मान लीजिए पहले उपभोक्ता की ये बजट लाइन है, क्लियर। एक्स वस्तु की कीमत पहले उपभोक्ता की ये बजट लाइन है ए बी और
एक्स वस्तु पर सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है, तो ये बजट लाइन हो जाती है AB डेस। ये अनुदान कीमत अनुदान है। कीमत अनुदान की वजह से वस्तु सस्ती हो जाती है और एक्स वस्तु पहले अपनी आय से उपभोक्ता ओबी ही ले पाता था, और अब अगर वो सारी की सारी देखिए उपभोक्ता की ओ आय पूरी की पूरी आय वस्तु पर खर्च करता है तो ओबी वस्तु ही ले पाता है। अब यदि सरकार अनुदान देती है तो उसी वस्तु की वह मात्रा ओबी की जगह ओबीडीएस ले पाता है। तो नई परिस्थिति अच्छी है या सरकार नगद अनुदान देती है वो अच्छा है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए स्टार्ट, ये मान लीजिए अनुदान देने के बाद की स्थिति है, ये IC1 वक्र। देखिए IC1 वक्र के मान लीजिए P बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में है। कब? जब सरकार के द्वारा अनुदान दिया गया। सरकार के द्वारा जब अनुदान दिया गया तो वस्तु सस्ती हो गई, और वस्तु सस्ती हो गई तो उपभोक्ता के द्वारा उस वस्तु की मात्रा खरीदी जा रही, X1 मात्रा खरीदी जा रही, वो X वस्तु की, और X वस्तु की वो X1 मात्रा खरीदी जा रही है। तो देखिए अनुदान नहीं देती सरकार। अब इसको समझने वाली बात है, सुनिए। पहले AB बजट रेखा है, उपभोक्ता की AB बजट रेखा है, और X वस्तु की ये इतनी, देखिए X वस्तु की X1 मात्रा के लिए AM मुद्रा खर्च करने के लिए तैयार है। कितनी मुद्रा खर्च करने के लिए तैयार? AM मुद्रा खर्च करता है, X वस्तु की X1 मात्रा प्राप्त करता है। अब सरकार उस पर अनुदान देती है, कीमत अनुदान देती है। कीमत अनुदान देने की वजह से ये वक्र यहां चला जाता है, और नई परिस्थिति में उपभोक्ता X वस्तु की AN मात्रा खर्च करके उतनी की उतनी वस्तु प्राप्त करता है। अगर अब देखिए सरकार को इसी संतुष्टि पर लाने के लिए, IC1 की संतुष्टि पर लाने के लिए सरकार को यहां PM डेज के बारे में इतना अनुदान देना पड़ता है। अगर इसकी बजाय सरकार X वस्तु का जो अनुदान है, देखिए पहले उपभोक्ता की ये बजट लाइन थी, X अनुदान देने की वजह से उपभोक्ता X वस्तु की X1 मात्रा ले रहा है, क्योंकि X वस्तु उसको सस्ती लग रही है। सरकार ने अनुदान दिया तो वस्तु सस्ती हो गई। वस्तु सस्ती हो गई तो ये X वस्तु की OB1 मात्रा खरीद सकता है, और उपभोक्ता क्या कर रहा है? X वस्तु की AN मात्रा खर्च करके OX1 मुद्रा ले रहा है। तो यहां देखिए अगर अनुदान नहीं होता तो सरकार को X वस्तु पर AM मुद्रा, व्यक्ति को AM मुद्रा खर्च करनी पड़ती। अब सरकार के द्वारा अनुदान दिया गया तो AN मुद्रा ही खर्च करनी पड़ी, यानी NM के बराबर सरकार के द्वारा वस्तु पर अनुदान दिया गया। अब वस्तु को अनुदान देने की वजह से उपभोक्ता उसको ज्यादा खरीदता है। अब जितना सरकार के द्वारा अनुदान दिया गया उसकी बजाय सरकार नगद दे दे तो ये इसकी AB बजट रेखा है, और सरकार ने उसको नगद दिया A+B+ के बराबर। तो नई परिस्थिति में उतनी संतुष्टि के लिए Q बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में होता है। जहां X वस्तु उसको महंगी लगती है तो ये X0 मात्रा ही खरीदता है। तो यहां देखिए इस स्थिति में सरकार अगर उपभोक्ता को नगद अनुदान देती है तो नगद अनुदान में सरकार को कम खर्चा करना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में वस्तु, क्योंकि वह कम लेता है X वस्तु, तो ऐसी स्थिति में सरकार को फायदा होता है। अगर वो वस्तु के रूप में अनुदान देता है तो उपभोक्ता वस्तु की मात्रा ज्यादा खरीदता है और सरकार को ज्यादा पैसा देना पड़ता है। जैसे वस्तु के रूप में 5 रुपए का सरकार ने अनुदान दिया, वस्तु सस्ती हो गई तो उपभोक्ता उसकी 10 मात्रा खरीद रहा है, तो सरकार को 50 रुपए देने पड़ रहे हैं। पर यही 50 रुपए की बजाय सरकार यदि उसको नगद अनुदान देती है तो X वस्तु चूंकि उसको महंगी लगती है तो X वस्तु वो कम खरीदता है। तो सरकार को देखिए नगद, अगर कीमत अनुदान देना है तो सरकार को खर्च करना पड़ता है AM1, और अगर नगद अनुदान देना पड़ता है तो सरकार को खर्च करना पड़ रहा AN1। यानी सरकार के लिए नगद अनुदान ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि नगद अनुदान में सरकार को इतनी ही राशि देनी पड़ रही है उसी संतुष्टि के स्तर पर लाने के लिए, जबकि वस्तु के रूप में, वस्तु के मूल्य के रूप में अनुदान देती है तो सरकार को ज्यादा राशि व्यय करनी पड़ती है। इसी चीज को हम एक और तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, कीमत अनुदान और नगद अनुदान। इसका मतलब है सरकार को जो सब्सिडी है वो सब्सिडी कैश फॉर्म में ज्यादा देनी चाहिए, बजाय वस्तु की कीमत में कमी करने के, क्योंकि कीमत में कमी होने पर वस्तु का व्यय भी होता है, नियम आवश्यकता होती है तो भी उपभोक्ता उसको खरीदता है। उतनी राशि अगर उसके नगद आ जाती है तो वह उस वस्तु की मात्रा कम लेता है, क्योंकि वस्तु महंगी लगती है तो सरकार को कम मुद्रा देनी उसमें पड़ती है। उदाहरण के लिए रसोई गैस का सिलेंडर है, रसोई गैस के सिलेंडर पर पहले सरकार के द्वारा वस्तु पर अनुदान दिया जाता था, यानी सिलेंडर सस्ता मिलता था। तो सिलेंडर जब सस्ता मिलता था तो लोग कार की गाड़ियों में, कार में सिलेंडर लगा कर कार चलाते थे और ज्यादा मात्रा में सिलेंडर लेते थे। इस कारण से सरकार को ज्यादा सब्सिडी देनी पड़ती थी। अब उस सब्सिडी की बजाय सरकार ने नगद अनुदान कर दिया कि आप सिलेंडर लेंगे तो डायरेक्ट आपके खाते में नगद राशि आ जाएगी। तो अब ऐसी स्थिति में एक लिमिट भी हो गई है, लोग कम मात्रा में सिलेंडर यूज करते हैं और सरकार को अनुदान भी कम देना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य जो नगद अनुदान है
वो ज्यादा बेटर होता है सरकार की दृष्टि से, बजाय वस्तु की मात्रा के अनुदान के रूप में दें। दूसरी एक और तरीके से इसको समझते हैं। सपोज कीजिए ये उपभोक्ता की बजट रेखा है। मान लीजिए पहले उपभोक्ता ए बी बजट रेखा पर संतुलन में था। अब एक्स वस्तु पर अनुदान सरकार देती है तो ए बी डैश हो जाता है, और सरकार मान लीजिए, और यही अनुदान अगर सरकार नगद दे तो ये नगद रेखा हो जाती है। देखिए अनुदान को यूं भी समझ सकते हैं। सपोज कीजिए ये उपभोक्ता की पहली बजट रेखा है। एक्स वस्तु पहले महंगी मिलती थी, पहले उपभोक्ता की बजट रेखा ए बी है, और अनुदान देने के बाद है ए बी डैश। और अगर ये नगद अनुदान दिया जाता है तो ये बजट रेखा हो जाएगी। ये देखिए हम पहले बना रहे हैं ताकि दिक्कत नहीं आए। ये देखिए प्रारंभ में उपभोक्ता की बजट रेखा ए बी है, जब वस्तु पर किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जाता है। अगर अनुदान दिया जाता है तो एक्स वस्तु सस्ती हो जाती है और इसकी बजट रेखा ए बी डैश हो जाती है, और इस ए बी डैश की स्थिति में उपभोक्ता IC1 वक्र के पी बिंदु पर संतुलन में है। यानी सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया गया उस अनुदान की वजह से पहले उपभोक्ता एक्स वस्तु की मात्रा के लिए ये IC0 वक्र पर मान लीजिए क्यू बिंदु पर संतुलन में था। अब सरकार के द्वारा जब अनुदान दिया गया तो वस्तु सस्ती हो जाती है। देखिए पहले उपभोक्ता की बजट रेखा ए बी है, ए बी बजट रेखा के IC0 वक्र पर उपभोक्ता संतुलन में है। जब एक्स वस्तु पर सरकार अनुदान देती है तो इसकी बजट रेखा ए बी डैश हो जाती है, और नई परिस्थिति में IC1 वक्र के पी बिंदु पर संतुलन में होता है, और सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है वो PQ के बराबर अनुदान दिया जाता है। यदि इतना ही पैसा सरकार के द्वारा नगद दे दिया जाए उपभोक्ता को तो इसकी बजट रेखा ए डबल डैश बी डबल डैश हो जाएगी, और नई परिस्थिति में उपभोक्ता IC2 वक्र के आर बिंदु पर संतुलन में होता है। और एक्स वस्तु देखिए अनुदान की वजह से एक्स वस्तु सस्ती हुई थी, तो ये एक्स वस्तु की x2 मात्रा खरीद रहा था, और अगर वो उसको पैसा सीधा नगद मिल गया तो एक्स वस्तु की x1 मात्रा ही खरीदता है। और ये ऊंचे उदासीनता वक्र पर संतुष्ट होता है, जो ये बताता है कि यदि वस्तु के रूप में अनुदान दिया जाता है तो उपभोक्ता IC0 से IC1 वक्र पर जाता है, यानी उपभोक्ता की थोड़ी संतुष्टि बढ़ती है और वह वस्तु की ज्यादा मात्रा खरीदता है, तो सरकार को उस वस्तु पर ज्यादा अनुदान देने की जरूरत होती है। पर अगर वही पैसा उतना का उतना ही पैसा यदि सरकार के द्वारा नगद दे दिया जाता है ए डबल डैश और बी डबल डैश बी डैश बी डबल डैश के रूप में अनुदान सरकार के द्वारा PQ पैसा डायरेक्ट नगद अगर उपभोक्ता को दिया जाता है तो नई परिस्थिति में ये IC2 वक्र के आर बिंदु पर संतुलन में होता है, जहां एक्स वस्तु की ये महंगी लगने की वजह से कम मात्रा खरीदता है पर उसकी संतुष्टि ज्यादा होती है क्योंकि उसके खाते में नगद मिलता है। तो कहने का तात्पर्य तटस्थ वक्र के माध्यम से हम ये भी बता सकते हैं कि किसी वस्तु पर नगद अनुदान देना चाहिए या वस्तु पर प्रत्यक्ष जो अनुदान है वो वस्तु के रूप में देना चाहिए या नगद देना चाहिए। तो तटस्थ वक्र के माध्यम से हमें क्लियर है कि किसी भी वस्तु पर अनुदान देने की बजाय सरकार को नगद अनुदान देना चाहिए। इसके अलावा देखिए तटस्थ वक्र के माध्यम से हम मजदूरी जो वक्र है उसकी व्याख्या भी कर सकते हैं कि किस प्रकार से एक सीमा से ज्यादा मजदूरी होगी तो उपभोक्ता काम करने के स्थान पर आराम को प्राथमिकता देगा। तो हमने देखिए तटस्थ वक्र मजदूरी के बारे में भी हमने चर्चा करी थी, तो इसमें हमने बताया था कि ये तटस्थ वक्र है, इस साइड में होता है आराम और ये होता है कार्य। तो देखिए जब मजदूरी दर ज्यादा होगी, मजदूरी दर ज्यादा है तो काम ज्यादा करता है, मजदूरी दर है W3 तो उपभोक्ता आराम L0 ही करता है, बाकी सारा वर्क करता है। मजदूरी दर W2 हो जाती है तो उपभोक्ता क्या करता है, आराम को बढ़ा देता है, OL1 आराम करता है और बाकी वह TW घंटे कार्य करता है। मजदूरी दर और कम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आराम को प्राथमिकता देता है। यानी हम तटस्थ वक्र के माध्यम से व्यक्ति कितने घंटे कार्य करेगा और कितने घंटे आराम करेगा इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और व्यक्ति के द्वारा जो मजदूर के द्वारा जो कार्य और आराम में जो मजदूरी दर में होने वाली वृद्धि के साथ कार्य और आराम में जो प्रतिस्थापन किया जाता है उसको भी हम तटस्थ वक्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो हम देखेंगे, चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो मजदूर है वो मजदूरी और उसमें किस प्रकार से डिफरेंस करता है, उसको हम देखते हैं। मजदूरी का जो है, अगर मजदूरी दर बढ़ती है तो उपभोक्ता कार्य करेगा, ये जो मजदूर है वो कार्य करना पसंद करेगा या आराम करना पसंद करेगा। इसकी व्याख्या भी तटस्थ वक्र के माध्यम से की जा सकती है। मान लीजिए सपोज कीजिए पहले उपभोक्ता इतना वर्क कर सकता था
ये कार्य के घंटे हैं और ये मजदूरी दर है W1। ये उसके कार्य के घंटे हैं नीचे, यहां इस साइड में हम ले रहे हैं आराम और इधर हम ले रहे हैं कार्य। W1 मजदूरी जब मिलती है तो इसकी जो रेखा है, अगर वो उतनी मजदूरी लेना है तो अगर वो पूरे घंटे काम करता है तो उसको W1 मजदूरी मिलती है। जैसे जैसे आराम बढ़ाएगा वो मजदूरी दर, उसकी मजदूरी कम होती चली जाएगी। अब मान लीजिए मजदूरी दर बढ़ जाती है और मजदूरी दर बढ़कर W2 हो जाती है, तो ये मजदूरी रेखा इस प्रकार से चल जाएगी, मजदूरी दर ऊपर चली जाएगी। अब मजदूरों को अगर मजदूरी दर में कटौती की जाए, क्लियर देखिए, सबसे पहले क्या है, मजदूरी दर को दो भागों में बांट सकते हैं, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव। इन दोनों को हम इस मजदूरी दर के माध्यम से समझ सकते हैं। तो मान लीजिए पहली जो मजदूरी है वो W1 मजदूरी है। इस मजदूरी दर, अगर मजदूरी दर बढ़ जाती है और मजदूरी दर, पहली जो मजदूरी है TW1 मजदूरी है, अगर मजदूरी दर बढ़कर TW2 हो जाती है तो उपभोक्ता कितने कार्य को प्राथमिकता देगा या आराम को प्राथमिकता देगा, यह भी तटस्थ वक्र के माध्यम से कर सकते हैं हम। मान लीजिए पहली स्थिति में उपभोक्ता इस वक्र पर है, F बिंदु पर संतुलन में, IC1 वक्र के मान लीजिए P बिंदु पर संतुलन में। इस P बिंदु पर उपभोक्ता क्या करता है, आराम करता है L1 और TL1 कार्य करता है, इतना आराम करता है। अब मजदूरी दर बढ़ जाती है, मजदूरी दर बढ़ जाती है तो ये TW1 से मजदूरी हो जाती है TW2। अब मजदूरी दर बढ़ने के स्थान पर, और अगर देखिए मजदूरी दर बढ़ने पर उपभोक्ता ऊंचे उदासीनता वक्र पर जाना चाहता है, तो हम देखिए अगर इसकी आय में डायरेक्ट सरकार अगर इसको मजदूरी दर नगद दे दे तो क्या होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए दो प्रकार से सरकार सहायता कर सकती है। पहली सहायता मजदूरी दर बढ़ा दे और दूसरी सहायता जो मजदूर है उनको नगद पैसा दे दे, जैसे किसान को डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में सरकार पैसा देती है। दोनों ही परिस्थिति में क्या अंतर होगा इसकी हम चर्चा इसमें करेंगे। तो देखिए जब मजदूरी दर बढ़ जाती है तो वो जो श्रमिक है वो कार्य को ज्यादा प्राथमिकता देता है, आराम को प्राथमिकता कम देता है। ये IC2 वक्र के मजदूरी दर बढ़ने पर R बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में होता है, यानी ये आराम कम करने लग जाता है, ज्यादा काम करने लग जाता है। क्या हुआ, स्टार्टिंग में इसकी मजदूरी रेखा थी वो TW1 और TW1 के IC1 वक्र के P बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में था। जब मजदूरी बढ़कर TW2 हो जाती है तो उपभोक्ता कार्य ज्यादा करने लग जाता है, क्योंकि मजदूरी ज्यादा मिल रही है। तो पहले काम करता था TL1, अब काम कर रहा है TL0 और आराम इसने कम कर दिया और नई परिस्थिति में IC2 वक्र के R बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में होता है। ये यहां से यहां तक जो करता है वो सब्स्टिट्यूशन करता है। अब देखिए यदि उतना ही पैसा मजदूरी दर नहीं बढ़ाकर नगद दिया जाए तो उपभोक्ता Q बिंदु पर संतुलन में होता है, और Q बिंदु पर संतुलन में होने की वजह से ये ज्यादा आराम करना चाहता है, नगद पैसा फोकट में उसके खाते में आ जाता है, तो ये आराम ज्यादा करना चाहता है, काम करना कम पसंद करता है। तो यानी ये Q से R तक सब्स्टिट्यूट करता है काम को, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और मजदूरी दर बढ़ती है तो ये उसका जो है इनकम इफेक्ट की वजह से क्या होगा, इनकम इफेक्ट की वजह से वो काम कर, देखिए इनकम इफेक्ट तो उसको आराम को बढ़ाता है। देखिए पहली स्थिति देखिए, जब IC1 वक्र के P बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में मजदूरी दर बढ़ती है तो ये R बिंदु पर चला जाता है। अब मजदूरी दर बढ़ना के बजाय मजदूर को नगद दिया जाए तो ये W1 डबल डैश T1 डबल डैश, अगर इसकी मजदूरी दर हो जाती है तो ये Q बिंदु पर जाता है। यानी ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से आराम को प्राथमिकता देता है। जब उसको नगद पैसा मिलता है तो वह आराम ज्यादा करना पसंद करता है। तो यहां आप देखेंगे R से Q तक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, जो ये बताता है कि व्यक्ति कार्य को प्राथमिकता दे रहा है। और इधर इनकम बढ़ती है तो इनकम बढ़ने से आराम को प्राथमिकता देता है, इनकम इफेक्ट उल्टा चलता है, आराम को प्राथमिकता देता है। तो कुल मिलाकर क्या होता है, कुल मिलाकर जब मजदूरी दर बढ़ती है तो मजदूरी के कार्य के घंटे बढ़ते हैं। और एक सीमा से ज्यादा मजदूरी बढ़ जाएगी तो उस समय में यहां जो है, यहां क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो नया संतुलन है वो R बिंदु पर होगा, और R बिंदु पर उपभोक्ता क्या करेगा, जो मजदूर है वो ज्यादा कार्य करेगा और आराम कम करेगा पहले की तुलना में। तो इस प्रकार से जो मजदूरी दर है, उस मजदूरी दर में कितना पार्ट कार्य का है
और कितना पार्ट आराम का है, इसका डिस्कशन भी हम मजदूरी दर के माध्यम से कर सकते हैं। यहां से यहां तक इनकम इफेक्ट है, इनकम इफेक्ट से आराम को प्राथमिकता देता है, और Q से R तक प्रतिस्थापन इफेक्ट है। इस प्रतिस्थापन इफेक्ट की वजह से ये काम को ज्यादा प्राथमिकता देता है। तो जो मजदूरी दर है उसमें जो परिवर्तन होता है उसमें कितना प्रतिस्थापन प्रभाव का योगदान है, कितना आय प्रभाव का योगदान है, यह भी हम तटस्थता वक्र के माध्यम से कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से तटस्थता वक्रों के क्या उपयोग है इसके बारे में आपने विस्तार से जानकारी प्राप्त की होगी। अगले वीडियो में हम और चर्चा करेंगे, कुछ और नई चीज पर, टॉपिक पर बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा ऐसा हमारा मानना है। धन्यवाद।